की आंकड़े के छूने की जरूरत है, उस पर टिके रहने की जरूरत है। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ, कई बार टैली बदलती है तो उस पर टिके रहने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई फिलहाल जो आंकड़े आ रहे हैं उनके मुताबिक तो नजर आ रहे हैं। वो कर रहे हैं जो भारतीयों का हक घुसपैठियों को देने जा रहे हैं। डिवाइड एंड रूल वो करते हैं जो उलेमा से फतवा। तो ये बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया को आप सुन रहे थे। जिस तरह से अभी तक जो रुझान सामने आए उस पर गौरव भाटिया ने साफ साफ बोला कि कहीं ना कहीं जो माहौल है वो बीजेपी खेमे के पक्ष में जाता दिख रहा है, लेकिन झारखंड में एनडीए खेमे को एक बड़ा डेंट पहुंचता दिख रहा है। अभी तक के रुझानों में, शुरुआती रुझानों में हालांकि जी तो वो अपनी हार के लिए कोई ना कोई बहाना बनाना शुरू कर देता है। कभी ईवीएम को बहाना बनाना और कभी बटेंगे तो कटेंगे, ये सांप्रदायिक नारा था, ये कहना बटेंगे तो कटेंगे सांप्रदायिक है, पर वोट जिहाद की बात करना, नोमानी के साथ जाकर अपील करवाना या मुफ्ती सलमान के साथ जाकर समर्थन लेना, जिसने गजवाए हिंद की बात किया वो सेकुलर था। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से गरीब कल्याण, किसानों का सम्मान, महिलाओं का उत्थान और विरासत की पुनरुत्थान के लिए हमने काम किया है, और दूसरी ओर केवल वोट बैंक की दुकान और भाईजान जो कर रहे थे, आज महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने वाली है और इसके सभी आसार दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ तक कि डर और दरार ऐसा है कि संजय राउत से लेकर सामना तक अपने एमएलए को कोई होटल में छिपा रहा है और कोई ईवीएम को दोष देना शुरू कर दिया है। तो शहजाद पूनावाला को आप सुन रहे थे, बीजेपी प्रवक्ता। जिस तरह से उनका कहना है कि कहीं ना कहीं नवाब मलिक हो या चाहे अबू आजमी जो नवाब मलिक के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमने देखा भी था नोमानी, मौलाना नोमानी के पास वो गए थे, वोटों की कहीं ना कहीं अपील करने गए थे कि आप मुसलमान वोटर्स को हमारे पक्ष में वोट देने की अपील कीजिए मुसलमान वोटर्स से, और इसका फायदा भी जिस तरह से अबू आजमी को मिलता दिखा है। तो वही अभी शहजाद पूनावाला हमला भी बोल रहे थे। लेकिन जिस तरह से दोस्तों दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिस तरह से झारखंड में इंडिया अलायंस ने कमबैक किया है, लक्ष्मी आप देख सकती हैं 41 सीटों पर एक बार फिर इंडिया अलायंस को बढ़त मिलते दिख रही है। ये अपने आप में कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन और राहुल गांधी की कामयाबी है कहीं ना कहीं। निश्चित तौर पर देखिए, आंकड़े अगर हम देखें तो यहाँ पर जेएमएम का स्ट्राइक रेट थोड़ा सा ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है, और अगर आप देखिए कांग्रेस 11, जेएमएम 24 है जी। और आरजेडी को यहाँ 6 सीटें मिली हैं। तो यहाँ भी कांग्रेस का कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र की तरह यहाँ भी, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस देखिए पिछली बार के अपने आंकड़े को दोहराती हुई भी नजर नहीं आ रही है। अगर हम इलेक्शन कमीशन के जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक भी देखें तो महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक बड़ा झटका है। ये रोहन जी, कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं लक्ष्मी, उत्तर प्रदेश की भी बात करनी जरूरी है। 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और जिस तरह से अभी तक रुझान जो सामने आए हैं उसमें बीजेपी ने काफी कुछ कमाल करती बीजेपी दिख रही है। और खास तौर पर बाबा योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी आदित्यनाथ का जो वो नारा जो था बटोगे तो कटोगे, उसका जाहिर तौर पर आप देख लें तमाम सीटें, कटहरी, कुंदरकी, खैर सीट हो गई, मीरापुर, फूलपुर, मजमा, इन तमाम सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। और करहल सीट जो अखिलेश यादव की छोड़ी हुई सीट थी, जहां से जो सीट छोड़कर सपा का गढ़ रही है, वो तो जाना करहल सपा में जाना निश्चित तौर पर बिल्कुल कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है। लेकिन कुंदरकी बीजेपी के खाते में आना ये अपने आप में एक बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि ये सपा का गढ़ रहा है 2 दशक से ज्यादा का समय, जब यहाँ समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से अपना वर्चस्व दिखाया है। और 2 लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जहां पर उपचुनाव हुए हैं और जिनके भी आज नतीजे हैं। सबसे ज्यादा निगाह रोहन मुझे लगता है कि वायनाड सीट पर है, जहां से प्रियंका गांधी इस बार पहली दफा चुनावी मैदान में है, और अगर वो यहां से जीतती हैं तो निश्चित तौर पर संसद में पहली बार उनकी एंट्री होगी। हालांकि अभी तक के जो मैं आंकड़े देख रही थी उसके मुताबिक